आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और मेरा एक ही फंडा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कंपटीशन की, नीट की, जिसमें बच्चे डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में आज हम बहुत जिक्र करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें। तो अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो एफबी पे हमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए एनसीईआरटी की जो मेन लाइन है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डीसी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज का अगर हम थॉट की बात करें, आज की अगर मोटिवेशन की बात करें, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो अपनी आदतों को बदल दीजिए। और अगर आपकी आदतें बदल गई तो आपका भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा, ठीक है ना। इस बात को गौर से समझिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करें अगर हम नेक्स्ट की, तो चलिए, तो अब हम क्लास सेकेंड ईयर की बात करेंगे। और क्लास सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो उसमें हमें अब हम ये जो वीडियो आपके लिए क्लास सेकेंड ईयर की है, और क्लास सेकेंड ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, मैंने उसको हाईलाइट करा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में, तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ना, जो यूनिट 6 है, ऊपर देखिए स्क्रीन पे लिखा है यूनिट 6 है। और इसमें हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कैसे अपना रिप्रोडक्शन करना है वो हमें समझना है। जो चैप्टर 2 इसमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और चैप्टर 3 ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। चैप्टर जो 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं यूनिट 6 में। कितने चैप्टर पढ़ने हैं हमें? 4 चैप्टर पढ़ने। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं उसी को। तो अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बहुत आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नीट में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन भाई वेटेज तो है ही, कुछ भी हो, एक ही नंबर आएगा, 2 ही नंबर आएगा, मगर आएगा तो एनसीईआरटी लाइन तो हमें लेके चलनी पड़ेगी, है कि ना। तो चलिए, हमें चैप्टर 1 में, चैप्टर जो 1 है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म? इसमें हमें 2 चीज़ पढ़ना है। पहला देखिए लिखा है 1.1 में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे पूरा, और उसके बाद पढ़ेंगे स्क्रीन में पहले लाइन में देखिए, मतलब चैप्टर 1 में ज्यादातर क्वेश्चन में देश लिखा गया है से आते हैं, ठीक। कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ेंगे, पहले फ्लावर का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन का पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे, ठीक। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि प्राणी के जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जितना वो समय अपना लगाता है उसको बोलते हैं हम लाइफ स्पेन, ठीक है। कि उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लाइफ स्पेन जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ तो हमें पता है कि ह्यूमन जो बीइंग होते हैं उनका लाइफ स्पेन 100 ईयर होता है। तो वो पैदा होने से लेके जब वो 100 साल तक अपना ज़िंदगी जिएगा तब हम बोलेंगे कि उसने लाइफ स्पेन पूरा करा। अगर वो है बच्चा 20 साल में ही मर जाता है, पैदा होने के बाद 20 साल में ही मर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी वह उसकी लाइफ स्पेन नहीं है कि ना। अब हम चलते हैं दूसरी ओर। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो लाइफ स्पेन होती किया गया है, इसमें देखिए लिखा है लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म और नॉट नेसेसरी या नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके साइज से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन को कोरिलेट नहीं कर सकते। कि अगर मान लीजिए सेम साइज है तो हम, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मान लीजिए सेम साइज है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी लाइफ स्पेन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो कहा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए उसमें हाईलाइट किया गया है। अगर हम बात करेंगे क्रो और पैरट, किसकी बात करेंगे? क्रो और पैरट की। तो अगर हम क्रो और पैरट की बात करेंगे तो हम बता सकते हैं कि जो कौवा होता है और जो तोता होता है, ठीक, इन दोनों की साइज सेम है, मगर इन दोनों की लाइफ स्पेन क्या है, डिफरेंट है। जो क्रो होता है वो 15 ईयर तक उसकी लाइफ स्पेन होती है, और जो पैरट होता है उसका 140 ईयर लाइफ स्पेन होती है। तो दोनों की लाइफ स्पेन अलग अलग है, मगर साइज सेम है। इसका मतलब साइज सेम हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका लाइफ स्पेन भी सेम होगा, ठीक। उसी तरह मैंगो ट्री और पीपल ट्री का भी आप समझ सकते हैं कि जो मैंगो ट्री है और पीपल ट्री है, इनका जो साइज सेम है, मगर इनका दोनों का लाइफ स्पेन क्या है, अलग अलग होता है, ठीक। अब देखिए दूसरी अंडरलाइन की गई है, हाईलाइटिंग की गई है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। क्या लिखा है? नो इंडिविजुअल इज
इमोर्टल, दूसरी जो लाइन हाईलाइट की गई है इस पेज में, नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सपेक्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, सिर्फ किसको छोड़ के, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है वही ऑर्गेनिज्म अमर होते हैं, वही कभी नहीं मरते हैं। बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होती है और उसी के अंतर्गत वो मर जाते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें। किसकी बात करेंगे? रिप्रोडक्शन की। तो देखिए इसमें लिखा गया रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह संतान उत्पन्न करने की कोशिश करता है, या तो उसके वो सिमिलर होगा या तो उसके वो डिसिमिलर होगा। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग से रिलेशन। बायोलॉजिकल का जो टर्म है लिविंग से रिलेशन, तो रिप्रोडक्शन को सिर्फ लिविंग ही कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। पूछेगा आपसे रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्या? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में लिखा है कि रिप्रोडक्शन इनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जो रिप्रोडक्शन है वो स्पीसीज का निरंतरता बनाए रखता है एक वंश से दूसरे वंश में। जैसे हमने कहा कि अगर ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनका वंश कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो जब वंश नहीं बढ़ेगा तो कंटिन्यूटी कैसे बनी रहेगी? सिंपल सी बात है। तो रिप्रोडक्शन के कारण स्पीसीज का कंटिन्यूटी बनी रहती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीसीज का कंटिन्यूटी स्टॉप हो जाती है। ठीक, अब आगे लाइन है देखिए कि द ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट इज रिप्रोड्यूस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना है वो कैसे रिप्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए क्या क्या जिम्मेदार है? तो उसका हैबिटाट, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जिक्र किया गया। किसके बारे में? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जिक्र करा गया है। तो आप एक ही बात याद रखेंगे कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करिए तो हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ क्लोन बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस ही होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी क्लोन का नामो निशान तक नहीं होता, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का नामो निशान होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। ठीक, अब ये क्लोन क्या होता है? क्लोन क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। तो अगर हम आगे चले तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मैंने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन, इस टॉपिक का जो मेन क्वेश्चन है, जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, उसका नाम है क्लोन। क्लोन क्या होता है? तो बोलेंगे क्लोन, देख लिखा है, क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ये लाइन आप याद रखिएगा कि क्लोन क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जिनका मॉर्फोलॉजी भी सेम हो और उनका जेनेटिक मतलब उनका जीन भी सेम हो। ऐसे इंडिविजुअल जिनका मॉर्फोलॉजी भी सेम हो, ऊपर से दिखने में भी वो सेम हो और उनका जीन भी एक दूसरे से सेम हो, उसे क्या बोलते हैं? क्लोन। तो बोलेंगे जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज नोन एज क्लोन। अब देखिए एक पॉइंट ऊपर मैंने हाईलाइट किया, द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस और नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लिखा है कि वह ऑफस्प्रिंग, वह बच्चा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होते हैं, मान लिया 2-4 पैदा हुए, तो 2-4 पैदा चारों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी ही नहीं होते, वो अपने माता पिता के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इस लाइन को आप याद रखेंगे। इसे एसेशन क्वेश्चन बन सकता है या ट्रू फॉल्स इससे बन सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माता पिता के ही नहीं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एक दूसरे के भी एग्जैक्ट कॉपी
होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखिए, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। ये लाइन आप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। अगर प्लांट्स और एनिमल की बात करें तो उनमें प्लांट्स एनिमल उनमें ही एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रोटिस्ट और मोनेरा की, तो इसमें देखिए लिखा है प्रोटिस्ट मोनेरंस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो कहा प्रोटिस्टा और मोनेरा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पेरेंट या इनका सेल डिवाइड करता है और इनका 2 टुकड़े बना के और उनसे उनके नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक। थस तो कह रहा है प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करें, इनमें क्या होता है, इनकी पेरेंट ही बॉडी, मतलब कि प्रोटिस्टा की बात करें और मोनेरा की बात करें, इनकी बॉडी ही टूट के 2 टुकड़े में टूट जाती है और एक टुकड़ा नया बना लेता है, ठीक। तो इसी नाते इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल डिवीजन ही इट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि इनमें सेल डिवीजन ही क्या है, इनका रिप्रोडक्शन। इसका मतलब आप बोलेंगे अगर प्रोटिस्टा की बात करें और मोनेरा की बात करें तो इनमें सेल डिवीजन ही एक तरह का रिप्रोडक्शन है। तो इनमें सेल डिवीजन मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, साइनोनिम्स होता है, एक साथ होता है, ठीक। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए इसमें बताया बाइनरी फिजन के बारे में, तो बाइनरी फिजन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखिए लिखा क्या है कि सेल डिवाइड होता है 2 हाफ में, और तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड ईच पार्ट बिकम ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक। तो बाइनरी फिजन किसमें पाया था, अमीबा और पैरामीशियम में पाया था। किसमें, अमीबा और पैरामीशियम में, देखिए हाईलाइट किया गया। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होता है, लेकिन फिशन में बाइनरी फिजन में डिवीजन इक्वल होता है, याद रखिएगा। पूछेगा बाइनरी फिजन में और बडिंग में किस में डिवीजन इक्वल होता है, तो बाइनरी फिजन में डिवीजन इक्वल होता है। और जो हमारा बडिंग है, बडिंग में क्या होता है, डिवीजन अनइक्वल होता है। बडिंग ईस्ट में देखा गया, पेरेंट्स की बॉडी पे बड आता है और बड तब तक अपना न्यूट्रिशन लेता है जब तक वो पेरेंट बॉडी से तब तक न्यूट्रिशन लेता है जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता। उसके बाद उसकी बॉडी पेरेंट की बॉडी से डी अटैच होती है और उसके बाद वो जर्मिनेट करके अपना खुद का न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक। चलिए अब बात करें किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट, जैसे अलगा की बात करें, वो सब जू स्पोर से पैदा होते हैं। जू स्पोर एक स्ट्रक्चर जिसमें सारे स्पोर उसके मोटाइल होते हैं। तो फंजाई और सिंपल प्लांट जैसे अलगा जो होते हैं वो किससे पैदा होते हैं, जू स्पोर से। और देखिए नीचे लिखा है कि कोरेडिया की बात करेंगे तो पेंसिलियम कोरेडिया से पैदा होता है, हाइड्रा बर्ड से पैदा होता है, और स्पॉन्ज जो है वो गिम्यूल बना के पैदा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए पहला जू स्पोर है, फिर ये देखिए कोलेडिया है, और ये देखिए हाइड्रा है, और ये देखिए ये गिम्यूल है। तो अगर बात करेंगे फंजाई का और सिंपल प्लांट अलगा की, तो ये देखिए जू स्पोर से पैदा होते हैं, जू स्पोर मोटाइल होते हैं। और ये देखिए पेंसिलियम की बात करें तो कोनिडिया से पैदा होता है, हाइड्रा की बात करेंगे तो बडिंग से पैदा होता है, और स्पॉन्ज की बात करेंगे तो किससे पैदा होता है, स्पॉन्ज होता है वो अपने अंदर गिम्यूल बनाता है। गिम्यूल एक तरह का इंटरनल बडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। तो अगर हम एनिमल की बात करें, ठीक, तो एनिमल के लिए हम सिंपली एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं, प्लांट में वही एसेक्सुअल टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ये देखिए लिखा गया, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं अपने वेजिटेटिव प्रोपगेल्स के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और उनका तब वो एक नया प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। और तो देखिए इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ से होता है, जैसे रनर हुआ, राइजोम हुआ, सकर हुआ, ट्यूबर हुआ, ऑब्सिट हुआ, बल्ब हुआ, ठीक। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स है जिनके पास क्षमता होती, कैपेबिलिटी होती एक नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील होने की। तो रनर हुआ, राइजोम हुआ, सकर हुआ, ट्यूबर हुआ, ऑब्सिट हुआ या बल्ब हुआ, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेल्स है जिसके जरिए प्लांट अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेल्स बोले जाते हैं, ठीक। चलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब आगे चले हम। इसमें देखिए ये पोटैटो दिया, पोटैटो एक तरह का ट्यूबर है जो बड से पैदा होता है। ये देखिए राइजोम है, ठीक है ना, ये
ये एडवेंटेशियस रूट से पैदा हो सकता है और बड से पैदा हो सकता है। और ये एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है अगावा, क्या नाम है अगावा, वो जिससे पैदा होता है उसका नाम है बल्बिल। और देखिए ब्रायोफिल्म, ये ब्रायोफिल्म अपने ये ब्रायोफिल्म का लीफ है, ये एडवेंटिशियस बड से पैदा होता है। और देखिए ये ऑप्सिट है, ऑप्सिट से पैदा होता है कौन, वाटर हाइकन, जो वाटर हाइकन को बोलते हैं जलकुंभी, ये किससे पैदा होता है, ऑप्सिट से पैदा होता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलिए, अगर हम, ये छोटी बात है, इसको ये डायग्राम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बात करेंगे वाटर हाइकन टेरर ऑफ बंगाल की। वाटर हाइकन के बारे में हम जानेंगे कि वाटर हाइकन क्या है, लेकिन आप अंडरलाइन कर लीजिए। पहले आप देखिए टेरर ऑफ बंगाल पे अंडरलाइन करिए, फिर वाटर हाइकन पे अंडरलाइन करिए, फिर मोस्ट इन्वेसिव सीड फाउंड इन ग्रोइंग वेयर देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर, ए ड्रेन ऑप्शन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ द फिशेस, इंट्रोड्यूस इंडिया बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ द लीव्स। तो अब स्क्रीन पे देखिए, ये वाटर हाइकन है, इसका साइंटिफिक नेम है इकोनिया क्रेसिपस। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसको टेरर ऑफ द बंगाल कहा जाता है, वाटर हाइकन को। ये जहाँ पे पाया जाता है वहाँ के, अगर पानी नहीं पाया जाता है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहाँ पानी रुका हो तो उसमें पाया जाता है ये जलकुंभी। और जलकुंभी जिसमें भी पाया जाएगा, वाटर हाइकन जहाँ भी पानी में पाया जाएगा वहाँ के ऑक्सीजन को बहुत जल्दी ये ड्रेन करता है, और जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये इंडिया में क्यों आया, क्योंकि ये ब्यूटीफुल अपने फ्लावर के नाते, यहाँ देख सकते हैं आप कितना इसका फ्लावर सुंदर है। तो वाटर हाइकन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि वाटर हाइकन से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक, तो ये वाटर हाइकन के बारे में हमने आपको बता दिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। तो आप स्ट्रक्चर देख चुके होंगे वाटर हाइकन का, बहुत अच्छी चीज़ की फ्लावर है। ठीक, अब ब्रायोफिल्म की बात करेंगे तो ब्रायोफिल्म जो होता है अपने एडवेंटिशियस बड से पैदा होता है। ठीक, अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कहा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी बहुत सिंपल हो, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा जिन ऑर्गेनिज्म का, उन्हीं में होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अलगा और फंजाई की तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं अपने एडवर्स कंडीशन में। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि अलगा फंजाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा, और जब वेरिएशन नहीं होगा तो उनमें एडाप्टेशन नहीं होगा, और जब एडाप्टेशन नहीं होगा तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होगा, और जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले जाएंगे तो उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो जाएगा और वेरिएशन भी हो जाएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेट है और बहुत कॉम्प्लेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात ये होती है, नीचे जो हाईलाइटिंग की गई है देख लीजिए, ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और एमंगेस्ट देमसेल्फ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो अपने एक दूसरे में भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, सिमिलर तक नहीं होते हैं, और अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर नहीं होते, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा सिमिलरिटी देखी जाती है, एग्जैक्ट कॉपी देखी जाती है। ठीक सॉरी। अब हम बात करें जुवेनाइल फेज की, तो जब ऐसा पीरियड जिसमें हमारा ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और इसी जुवेनाइल फेज को प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब जुवेनाइल फेज का एंड होता है, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज का जब एंड होता है तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव फेज मतलब ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, याद रखिएगा इसको इंपॉर्टेंट। अगर हम बम्बू स्पीसीज की बात करें तो अगर उनके फ्लावरिंग टाइम की बात करें तो 50 साल से लेकर 100 साल के बीच में उनकी फ्लावरिंग टाइम होती है, लेकिन सबसे महत्व जो पॉइंट है वो है स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना या नीला कोरिंजी। ठीक, स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना या नीला कोरिंजी एक ऐसा प्लांट है जो अपना फ्लावर 12 साल में एक बार देता है। ठीक है ना। उसने लास्ट सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग उसने दिया था। इसके बाद आपसे पूछ सकता है 12 साल बाद कब देगा, तो आप 12 साल जोड़ के लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और ये कहाँ पाया जाता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में। इसको आप बोल सकते हैं KKT, फार्मूला है KKT, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक, अगर एनिमल की बात करेंगे, उनका रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर होता है, कैसे अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाएंगे, उनके किस पे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा एनिमल की जो जुवेनाइल फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, वो किस पे डिपेंडेंट करता है भाई। जब जुवेनाइल फेज एंड होगा तो रिप्रोडक्टिव फीचर आएगा, और रिप्रोडक्टिव जब
जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी उसमें आएगी तो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में पहुंचने के पहले ऑर्गेनिज्म में उनके रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी में और फिजियोलॉजी में चेंज आते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब पवर्टी आपने सुना होगा, जब मेच्योरिटी आती है तो वॉइस लाउडनेस हो जाती है, पिच की बात आती है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेस आना, स्पर्म का बनना, ओवम का बनना, सिंपल सी बात। अब अगर हम आगे चलें, ठीक, तो कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं। तो एक बात इसमें देखिए लिखा है कि बर्ड, हाउएवर, ये लाइन देखिए, हाउएवर इन बर्ड इन कैविटी एज ए पोल्ट्री फॉर्म कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें कह रहा है कि जो बर्ड पाली जाती है अंडे के लिए तो उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है और वो अंडे देती हैं। इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। तो आपको ये लाइन का मतलब ये बताया जा रहा है कि बट इन इज आ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ए ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी बर्ड को सब लोग पालते हैं अंडे के लिए, तो वो जो अंडा देती है वो रिप्रोडक्शन के लिए अंडा नहीं देती, वो उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए होता है। तो लोग उनको कमर्शियल, उनके अंडे को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रखते हैं, पालते हैं उनको। अगर हम फीमेल के प्लेसेंटल मैमल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर हम फीमेल के प्लेसेंटल मैमल की बात करेंगे तो उनके बीच में साइक्लिक चेंज होता है, उनके ओवरीज और एक्सेसरी डक्ट और हार्मोन के बीच में बहुत चेंजेज आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। साइकिल में चेंज आएगा, उनके एक्सेसरी डक्ट में चेंज आएंगे, ठीक। तो उसी में इनकी साइकिल चलती है। तो बोलेंगे नॉन प्राइमेट्स मैमल, जैसे नॉन प्राइमेट्स मैमल में आता है आपका काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। इनमें साइक्लिक चेंज जो होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान उन्हें बोलते हैं ओस्टर साइकिल, ठीक है। तो ओस्टर साइकिल हमेशा नॉन प्राइमेट्स में होती है। और प्राइमेट्स की बात करें जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन, तो इनको हम बोल सकते हैं हम, HAM। एच का मतलब ह्यूमन, ए का मतलब एप्स, एम का मतलब मंकी। तो इनमें क्या होता है, इनको प्राइमेट्स बोलते हैं और इनमें जो साइकिल चलता है उनको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। अब कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें ब्रीडिंग के हिसाब से, तो कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं और कुछ कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं। तो सीजन ब्रीडर वो होते हैं जो अपने फेवरेबल सीजन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक, जैसे फ्रॉग हुआ। और कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं जो कभी भी अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जब मन में आए तो रिप्रोडक्शन कर लो, है कि ना। तो वो होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर, जैसे लायन हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो हमने समझा कि अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करेंगे तो उनमें हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरेक्शन बिटवीन 3 फेज। तो प्लांट एनिमल में हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है उनके 3 फेज में आने के लिए। पहला जुनल फेज, फिर फिर मेच्योरिटी फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज। ये 3 फेज होते हैं ना। तो इनमें प्लांट एनिमल अगर इन तीनों में इस फेज में आना जाना चाहते हैं तो उनके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहा जब हार्मोन का इंटरेक्शन होता है और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फ्यूजन के बेस पे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो कहा कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट चलते हैं जैसे गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना, oogenesis, और फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जायगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसका अटैचमेंट कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, बेबी का बच्चा पैदा कैसे होता है, तो वही इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं उसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो जितने भी मैंने पढ़ाया इसका नोट, इस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DC एकेडमी में डाल दी जाएगी, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।